ओके, तो स्टार्ट करें बेटा। चलिए, सभी को गुड इवनिंग और सभी को नमस्कार। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक चीज़ जो है वो फिर से बताना चाहूँगा, जैसी लास्ट क्लास में बताई थी कि हमें मेहनत जो है वो किस प्रकार से करनी है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर और हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम किसी मटके को भरने की बात करते हैं, किसी घड़े को भरने की बात करते हैं किसी हैंडपंप या किसी नल से, तो ज़रूरी क्या होता है कि उस मटके को, उस घड़े को सही तरीके से रखा जाए, है ना। यही ज़रूरी है। अगर मटके के नीचे, आपके हैंडपंप के नीचे आप मटके को उल्टा रख देंगे तो क्या भरेगा? क्या नहीं भरेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको उस मटके को सीधा रखना है। मतलब आप ये जो लाइव क्लास देख रहे हैं इस समय पर आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है वो यहीं पर मेरे साथ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, किसी और जगह पर उपस्थित नहीं हो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखें, है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लास है बायो फर्टिलाइजर्स की। पिछली क्लास में हमने बात करी थी, हमने देखा था कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, हमने किसकी बात करी थी? बायो फर्टिलाइजर की। और हमने देख लिया था बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक क्या चीज़ है। ओके, इसी के साथ हमने देखा था कि ये बायो फर्टिलाइजर जो है इसके अंदर हमारा जो वर्गीकरण है, ओके, जो हमारे नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस के जैव उर्वरक हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में समझा। फिर इसके बाद हमने बात करी थी किसकी? लास्ट क्लास में राइजोबियम की बात करी थी। किसकी बात करी थी बेटा? राइजोबियम की बात करी थी कि ये राइजोबियम क्या है, इसकी क्या खास बातें हैं जो एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे होता है। ओके, तो राइजोबियम के अंदर जब हमने बात करी इन सब की, तो लास्ट क्लास में हमने फसलें देखी थी कि कौन सी फसलों के अंदर कौन सा राइजोबियम उपयोग होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे बरसीम की, तो बरसीम में कौन सा राइजोबियम उपयोग करते हैं बेटा? राइजोबियम ट्राइफोली, क्योंकि बरसीम का नाम क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम है। ओके, अगर हम बात करेंगे हमारे रिजका, मेथी और सेंजी की, तो यहाँ पर कौन सा राइजोबियम उपयोग करते हैं? राइजोबियम मेलिलोटी, क्योंकि सेंजी का नाम क्या है? मेलिलोटस इंडिका है। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो दूसरी लेग्यूम क्रॉप्स है जैसे मूंग, मोट, उड़द, मूंगफली, जितनी भी, उनके अंदर हम क्या यूज करते हैं बेटा? हमारा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम उपयोग करते हैं। और सोयाबीन के अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना था कि हम किसका उपयोग करते हैं? राइजोबियम जैपोनिकम का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद आज जो हम बात करेंगे बेटा वो हम बात करेंगे किसकी? बीज उपचार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बीज उपचार की। कि ये जो जैव उर्वरक है जिसमें हमने राइजोबियम की बात करी, उसके द्वारा जो हमारा बीज उपचार है वो बीज उपचार किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बीज उपचार की। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हमसे जेट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ जो है वो कौन सा है। ओके, जेट में बड़ा सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पूछा था बेटा कि जब हम बीजोपचार करते हैं तो उसकी विधि कौन सी रखते हैं, मतलब उसका तरीका क्या होता है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन थे। एक तो था हमारे पास FRI, एक था हमारे पास IFR, एक था हमारे पास FIR और एक था हमारे पास RIF। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो थे वो हमारे पास थे। और अगर आपको पता है कि ये जो हमारा सही आंसर है वो इन चारों में से कौन सा है, A या B या C या D, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है इसका। मैं जानता हूं आपको पता होगा कौन सा है, FIR है। ठीक है, कौन सा आंसर है बेटा? FIR। तो बीजोपचार करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? FIR विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे आपको जो है आपके 4 नंबर जो है वो पूरे मिल जाएंगे। लेकिन बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR लिखाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? FIR लिखाना। आपको कुछ भी करना है तो आपको जब बीजों की बुआई करनी है तो उससे पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको बीजोपचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीजोपचार। और बीजोपचार किस विधि से करना है? FIR से। अब इनके मतलब समझ ले कि इनके मतलब क्या है। तो जो F है इसका मतलब क्या होता है बेटा? फंजीसाइड। क्या मतलब है इसका? फंजीसाइड। I जो है इसका मतलब क्या होता है? इंसेक्टिसाइड। ओके, और लास्ट बात करें R जो इसके अंदर है उसका मतलब जो है वो हम कई बार गलत कर देते हैं। कई जो है हम क्या सोचते हैं इसका मतलब, जैसे इसमें भी साइड आया, इसमें भी साइड आया,
तो इसमें भी साइड आना चाहिए, तो हम इसको रोडेंटिसाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रोडेंटिसाइड, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? राइजोबियम है। क्या मतलब है इसका? राइजोबियम होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, क्या सभी फसलों में राइजोबियम उपयोग होता है क्या? आंसर दो। नहीं होता, क्योंकि राइजोबियम का उपयोग केवल और केवल किसमें है? हमारी दलहनी फसलों में है। तो सर दूसरी फसलें अगर आ जाए तो क्या करेंगे फिर? तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, राइजोबियम की जगह हम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं बेटा? बायो फर्टिलाइजर या हमारे जैव उर्वरक है उसका उपयोग किया जा सकता है। जिस फसल में जो बायो फर्टिलाइजर उपयोग करना है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब फंजीसाइड जो है उसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? कवकनाशी। क्या कहेंगे? कवकनाशी। इंसेक्टिसाइड को क्या कहते हैं? कीटनाशी। क्या कहते हैं? कीटनाशी। ओके, अब हमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि पहले फंजीसाइड ही उपयोग करें, फिर कीटनाशी करें, फिर उसके बाद राइजोबियम करें। उल्टा भी तो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट तो तीनों से करना ही है, लेकिन ऐसा ही क्यों करते हैं उसका कारण जो है वो हमें यहां पर जानना जरूरी है। कारण क्या है बेटा? कि हमारे जो बायो फर्टिलाइजर या राइजोबियम है ये कैसा जीव होता है? जीवित जीव है। कैसा है? जीवित है। तो एक बात बताओ, अगर आपने बायो फर्टिलाइजर सबसे पहले उपयोग कर लिया और फिर उसके बाद आपने इंसेक्टिसाइड उसके ऊपर फिर कवर करा, तो हो सकता है कि हमारे इस जीवित जीव पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ जाए। हो सकता है ना? तो ये जीवित जीव जो है वो रह नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे राइजोबियम या बायो फर्टिलाइजर का उपयोग सबसे लास्ट में करना होता है, उसका उपयोग हम पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है आपके जेट के हिसाब से, आपके ICAR के हिसाब से और आपके BHU के हिसाब से, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? इनके नाम बनते हैं, है ना? आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन सा कवकनाशी है, कौन सा कीटनाशी है और कौन सा जैव उर्वरक है। ओके, कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस बार जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा था कि निम्न में से कौन सा हमारा ऐसा हमारा कौन सा है बेटा? कीटनाशी है जो कैसा है? सर्वांगी है। ठीक है, आंसर क्या गया वहां पर? डाइमिथोएट। क्या आंसर गया? तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा कीटनाशी है, कौन सा कवकनाशी है और कौन सा आपका राइजोबियम या बायो फर्टिलाइजर है या आपका शाकनाशी है। इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एक छोटा सा यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। कवकनाशियों की बात करें तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? कार्बन डाजिम का करते हैं। किसका करते हैं? कार्बन डाजिम। इसके अलावा हमारे पास एक कौन सा है बेटा? कैप्टान और एक कौन सा है? थायरम। ठीक है, इन तीनों का इसके अलावा हम उपयोग करते हैं मेनकोजेब। कौन सा उपयोग करते हैं बेटा? मेनकोजेब। इन तीनों का जो है, इन चारों का उपयोग जो है वो किया जाता है किसके लिए? हमारे बीजोपचार के लिए। ठीक है, और ये चारों क्या होते हैं? कवकनाशी होते हैं। क्या होते हैं? आपके लेवल पर इतना सही याद रखने की जरूरत है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कवकनाशी का उदाहरण है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कवकनाशी है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि कीटनाशी कौन सा है, तो इसके अंदर हमारे पास कौन आता है बेटा? एक तो कार्बोफ्यूरॉन। कौन आता है बेटा? कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास कौन सा है? फोरेट। एक हमारे पास आता है बेटा क्यूनालफॉस। कौन सा आता है? क्विनालफॉस। और एक हमारे पास जो है वो कौन सा है? क्लोरपायरिफॉस। कौन सा बेटा? क्लोरपायरिफॉस। ठीक है, तो इन सब के लिए याद रखना है ये सारे क्या है? कीटनाशी है। क्या है बेटा? कीटनाशी। ये कवकनाशी नहीं है, ये हमारे शाकनाशी नहीं है। क्या है ये? कीटनाशी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारे बीजोपचार की। तो एक जो जनरल टेंडेंसी है या जनरल कॉन्सेप्ट है कि बीजोपचार कैसे किया जाता है, हम फंजीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से कर लेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं जैव उर्वरक द्वारा, किसके द्वारा बेटा? जैव उर्वरक द्वारा बीजोपचार की बात करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है वो हमें एक जो थोड़ा सा आउटलाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा? कुछ चीजें हमें चाहिए, जैसे हमें वहां पर जल चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए? गुड़ चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है ये हमें मेन वहां पर आवश्यकता पड़ती है। ओके, किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले जल को उबाला जाता है, इसको बॉईल करेंगे और इसके अंदर हम क्या डालेंगे? गुड़ डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? गुड़।
तो इससे क्या होगा, एक चाशनी बन जाएगी। चाशनी का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो चाशनी जो है वो यहाँ पर उसका निर्माण होगा, और चाशनी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो चिपचिपी होती है। कैसी होती है? चिपचिपी। तो अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उसके अंदर लगभग 100 ग्राम गुड़ डालना होता है। कितना डालना बेटा? 100 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कितना, 10% का घोल तैयार हुआ। कितना हुआ बेटा? 10% का। और ये कैसा होता है? थोड़ा चिपचिपा, ठीक है। अब इस घोल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे ठंडा किया जाता है। क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि हमें अब जैव उर्वरक डालना है, राइजोबियम डालना है, और वो जीवित है। अगर आप उबलते हुए इस घोल के अंदर डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले इसको ठंडा किया जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर राइजोबियम जो है इसको हम ऐड कर देते हैं। राइजोबियम इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। फिर हमारे जो बीज हैं उनके ऊपर इसका छिड़काव करके बीजों को अच्छे से मिश्रित कर लेते हैं, ठीक है। फिर खास बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि जो भी उपचारित बीज है, जिनका हमने उपचार कर लिया है, उन उपचारित बीजों को छाया में सुखाया जाता है। किसमें बेटा? छाया में सुखाया जाता है। अब ऐसा क्यों करेंगे बेटा? सोच के बताओ। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर उनको धूप लगेगी तो हमारा जीव है उसके ऊपर, तो धूप से हो सकता है नष्ट हो जाए, तो इसीलिए उसे छाया में सुखा कर 2 से 3 घंटे फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसको फिर हम बुआई के लिए उपयोग कर लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीजें हैं। अब क्वेश्चन जो है वो डाउट के रूप में कई बार आता है कि सर राइजोबियम का उपयोग तो कर लिया, लेकिन आप कितनी मात्रा में उपयोग करेंगे, कितना राइजोबियम उपयोग करना है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो इसके लिए जान लें कि जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट के अंदर राइजोबियम का जो एक पैकेट मिलता है वो पैकेट कितना होता है बेटा? 200 ग्राम का पैकेट मिलता है। कितने ग्राम का? 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम का एक पैकेट जो है वो हमें मिलेगा। और जब उस पैकेट की बात करेंगे तो उसको हम कितने बीज के लिए उपयोग करेंगे वो भी देख लें। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे बेटा कि हमारे जो बीज है उसके लिए कितनी दर उपयोग की जाती है, किस रेट से करते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है हमें कितना करना पड़ता है बेटा, 20 ग्राम प्रति किलो बीज उपयोग करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है बेटा? 20 ग्राम प्रति किलो बीज। किसका उपयोग होगा ये ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं? राइजोबियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है 1 किलो बीज के लिए कितनी आवश्यकता पड़ती है? 20 ग्राम। कितनी पड़ती है बेटा? 20 ग्राम। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए यहां पर बनता है वो ये कि अगर मेरे पास कितना है बेटा, 10 किलोग्राम बीज है। कितना किलोग्राम बीज है? 10 किलोग्राम। तो कितने राइजोबियम की आवश्यकता होगी, जल्दी से बता दो। बहुत सिंपल सा है, 200 ग्राम। क्या करना है, 1 किलो के लिए 20 ग्राम है, 10 किलो के लिए कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। तो हम कह सकते हैं राइजोबियम का जो एक पैकेट है उसके द्वारा कितने बीजों का उपचार किया जा सकता है? 10 किलो बीजों का उपचार किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो यही चीज हमको यहाँ पर मेनली याद रखनी है। और आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा जेड के अंदर वो यही था कि 10 किलो बीज के लिए कितने राइजोबियम की जरूरत होगी। तो आंसर क्या गया? 200 ग्राम। एक पैकेट से हम उसका उपचार है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने हमारे राइजोबियम को कंप्लीट कर लिया। राइजोबियम पर इससे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो और दूसरे नहीं पूछे जाते। मेन तो उसके कैरेक्टर्स याद रखना कि वो कैसा है, वायवीय है, उसका आकार कैसा है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे आज हमारे दूसरे जैव उर्वरक के बारे में जिसका नाम क्या है? एजेटोबैक्टर। क्या नाम है बेटा? एजेटोबैक्टर। और हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि हमारे सहजीवन में जो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन है? राइजोबियम। और एक कौन था? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया था, ठीक है। जो हमारे दूसरे और तीसरे जो जीव है, एक तो है एजेटोबैक्टर और एक कौन सा है? एजोस्पिरुलम। कौन सा है बेटा? एजोस्पिरुलम। ये दोनों ऐसे जीव हैं जिनका नाइट्रोजन स्तरीकरण स्वतंत्र रूप से होता है। किस रूप से होता है? स्वतंत्र रूप से, मतलब इन्हें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये स्वतंत्र रूप से, या हम कहेंगे फ्री लिविंग रूप में क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फ्री लिविंग फॉर्म में
नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं आता कि स्वतंत्र रूप से कौन सा कर रहा है, ये क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है। अब एग्जामिनर जो है वो क्या पूछता है कि इनका उपयोग जो है वो कौन सी फसलों में किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखेंगे, तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे बेटा कि हमारा ये जो एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरुलम है, इन दोनों का उपयोग किसमें करते हैं हम, अनाज वाली फसलों में। कौन सी फसलों में बेटा, अनाज वाली फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अनाज वाली फसलें जो है वो आपको अच्छे से ध्यान है, हमारी जो सीरियल क्रॉप्स हैं जो कौन से कुल की होती है, जल्दी से बताएं। सीरियल क्रॉप्स जो है या अनाज वाली फसलें हैं वो कौन से कुल की है, ग्रेमिनी या फिर क्या कहेंगे, पोएसी कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो ग्रेमिनी या पोएसी कुल की फसलों में इसका उपयोग किया जाएगा, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरुलम का। क्लियर है, कोई डाउट रहा इसके अंदर, नहीं, समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे एजोटोबैक्टर का उपयोग कौन सी फसल में किया जाएगा बेटा। तो एक तो हमारे पास कौन सी है, गेहूं। कौन सी है, गेहूं। दूसरा हम इसके अंदर याद रखेंगे बेटा कौन सी है, बाजरा। कौन सी है, तीसरी याद रखनी है कौन सी है, मक्का। कौन सी है बेटा, मक्का। तीन फसलें ऐसी है जिसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, एजेटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। और अगर एजोस्पिरुलम की बात करें तो मेन याद रखना है कौन सा है, ज्वार है। कौन सा है बेटा, ज्वार। ओके, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एजोस्पिरुलम का उपयोग धान की फसल में भी किया जाता है, लेकिन ये हमें कंफ्यूज करता है। क्यों करता है बेटा, क्योंकि धान की फसल में हमारे पास एजोला भी है, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया भी है, और तीसरा आपने क्या बता दिया कि यहाँ पर एजोस्पिरुलम भी है ना। तीन तीन चीजें हो गई, तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो हम जब अभी बीजीए पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, तब उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको गेहूं दे दे, बाजरा दे दे, मक्का दे दे, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरुलम किसके अंदर करना है बेटा, ज्वार और धान के अंदर जो है वो हमें करना होता है। क्लियर है चीज। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बात कर ले। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो किस पर है बेटा, बीजीए पर है। किस पर है, बीजीए। सबसे पहले तो याद रखना है कि बीजीए क्या चीज है। तो फुल फॉर्म आप अच्छे से जानते हैं बेटा, बीजीए का फुल फॉर्म क्या है, बी से तो है ब्लू, जी से क्या है, ग्रीन, और ए से क्या है, एल्गी। क्या है बेटा, एल्गी। ओके, और अगर इसी को हिंदी में लिख लें तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, नील, और ग्रीन का मतलब क्या है, हरित, और एल्गी का मतलब क्या है, शैवाल। तो इसे क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है इसका फुल फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इसके फुल फॉर्म पर ही बन जाता है कि बीजीए का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या फुल फॉर्म है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, सबसे पहली चीज याद रखने वाली। दूसरी हम बात करेंगे बेटा, बीजीए जो है इसका एक दूसरा नाम भी है। ओके, दूसरा नाम जो है वो क्या है बेटा, इसका साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। अगर हिंदी में लिखे तो हिंदी में सिंपल सा इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाएगा। ठीक है, दोनों जगह सेम ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर वापस से हमारा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप खुद ही सोच रहे होंगे सर आप क्या पढ़ाते हैं, एक बार तो आप कहते हैं कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया, दूसरी बार वापस से आप कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करा वो जरा ध्यान देना इस पर, कि यहां पर तो क्या लिखा, बैक्टीरिया लिखा। क्या लिखा, जिसका मतलब क्या होता है, जीवाणु होता है। क्या होता है इसका मतलब, जीवाणु या बैक्टीरिया। और एक तरफ आपने क्या लिख दिया, एल्गी, या फिर क्या लिखा, शैवाल लिखा। क्या लिखा, शैवाल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही जीव हो और वो बैक्टीरिया भी हो और शैवाल भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप मनुष्य हैं तो मनुष्य ही रहेंगे, है ना। मैं कहूं कि आप मनुष्य भी हैं और इसके साथ साथ आप जंतु भी हैं, क्या ये चीज सही है, क्या नहीं है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य हैं, तो सर इसका भी तो क्लियर करना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया है या फिर एल्गी है ना। तो इसके लिए याद रखेंगे बेटा, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसके पीछे काफी परेशान हुए, और उसके बाद उन्होंने हमें लास्ट में क्या बताया कि ये जो बीजीए होता है ना, ये वास्तव में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बेटा,
बैक्टीरिया होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है और आपको ऑप्शन दे दे जीवाणु, विषाणु या एल्गी या शैवाल दे दे, तो क्या करेंगे? जीवाणु या बैक्टीरिया करना होगा। क्लियर है चीज? अब तो अब कोई डाउट नहीं रहा, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। चलिए दूसरी हम बात करें, इसके अंदर बीजीए के उदाहरण की बात करें, इसके अंदर इसके जो एग्जाम्पल है उसकी बात करें, तो हमें कितने नाम याद रखने बेटा? 2 नाम। कितने नाम? 2 नाम याद रखने हैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चन बना हुआ भी है और वापस से बन सकता है। ठीक है, एक हमें याद क्या रखना है बेटा? एना बीना। कौन सा याद रखना है? किसके बिना है? एना के बिना है। ठीक है, तो एना बिना है। और दूसरा जो है वो कौन सा है बेटा? हमारा नॉस्टॉक है। कौन सा है? नॉस्टॉक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल का उदाहरण है और आपको 4 ऑप्शन दे दे, एक तो क्या दे दे? एजोला। क्या दे? एजोला। एक आपको क्या दे दे? एनाबीना। क्या दे बेटा? एनाबीना। एक आपको तीसरा ऑप्शन दे दे सूडोमोनास। कौन सा दे दे बेटा? सूडोमोनास। और चौथा जो है आपको दे दे कौन सा? राइजोबियम। क्या दे बेटा? राइजोबियम। तो उस समय पर हमें क्या याद रखना है कि हमारा जो नील हरित शैवाल है उसका उदाहरण या साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण कौन सा है? एनाबीना है। कौन सा है बेटा? एनाबीना। और ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपसे जेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल इतना सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन हमसे पूछा कि निम्न में से नील हरित शैवाल का उदाहरण कौन सा है, तो आंसर क्या गया? एनाबीना। ठीक है, तो आपको एनाबीना की जगह हो सकता है इस बार नॉस्टॉक दे दे, है ना? तो एग्जाम के अंदर हमको इस चीज का जो है वो अच्छे से याद रखना है। याद रखेंगे ना? चलिए अब बात कर लें इसके अंदर कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या नील हरित शैवाल है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए याद रखने वाली चीज क्या है बेटा कि ये क्या करता है? एक तो फ्री लिविंग फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बेटा? फ्री लिविंग की फॉर्म में। और उसके साथ साथ जो हमारी सिम्बायोटिक फॉर्म है, कौन सी है? सिम्बायोटिक फॉर्म। कल हमने इसको समझ लिया था, है ना? सिम्बायोटिक का मतलब क्या था? सहजीवन। क्या मतलब था इसका? सहजीवन। ओके, सहजीवन में। और इसके साथ साथ फ्री लिविंग की बात करें तो इसका क्या मतलब था बेटा? स्वतंत्र रूप से। किस रूप से? स्वतंत्र रूप से ये क्या करता है? नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए फ्रेम हो सकता है कि ऐसा कौन सा जैव उर्वरक है जो स्वतंत्र रूप से और सहजीवन में दोनों के अंदर नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर सकता है, तो वो कौन सा होगा बेटा? बीजीए या साइनोबैक्टीरिया। और अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम दे दे तो नाम में क्या करना है? एनाबीना और नॉस्टॉक, है ना? सिंपल सी चीज है, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक तो नहीं बना, लेकिन अगर अब हुए तो हो सकता है कि अब हमारे लिए क्वेश्चन तैयार हो जाए। समझ में आ गई ये भी चीज? चलिए फिर बात करें बेटा कि ये सहजीवन के रूप में क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। वहां पर जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको पौधे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके दोनों फॉर्म की बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे फ्री लिविंग फॉर्म में रहेगा और किस तरह से हमारे सिम्बायोटिक या फिर सहजीवन में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें इसकी किसकी बेटा? सहजीवन की बात कर लेते हैं। किसकी? सहजीवन की, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक फॉर्म कहेंगे। तो ये सिम्बायोटिक फॉर्म या सहजीवन में किस तरह से नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है वो समझ लेते हैं। ओके, तो जब इसकी बात की जाए तो हमें याद रखना है कि ये जो बीजीए है साइनोबैक्टीरिया, ये किसके साथ रहता है बेटा? एजोला के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? एजोला के साथ। ठीक है, अब बीजीए जो है ये क्या है? हमारा साइनोबैक्टीरिया है। हमने अभी बात करी ना, क्या नाम है इसका? साइनोबैक्टीरिया। और अगर हम बात करें किसकी? एजोला की। किसकी बात करें बेटा? एजोला की। तो इसके लिए कुछ चीजें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, एजोला क्या होता है? एक जलीय पादप है। क्या है बेटा? ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वेटिक फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेटिक फर्न कहते हैं। ठीक है, फर्न का मतलब क्या है? प्लांट है। क्या मतलब है? प्लांट मतलब एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा पौधा जो कहां पर रह रहा है?
जल में रह रहा है। कहाँ रह रहा है बेटा? जल में। मतलब ये हमें कहाँ पर मिलता है? हमारे जो वाटर है, जो जल है उसकी सरफेस पर मिलता है, उसके अंदर रहेगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या कोई एक ऐसा पौधा है या फिर एक ऐसा हमारा प्लांट है जो खुद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? कहीं सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना, क्योंकि पौधे का काम तो क्या है? भोजन बनाना। उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, उसका काम नाइट्रोजन का स्तरीकरण करना नहीं है। उसके लिए तो हम बायो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं ना। तो क्या एजोला जो है ये नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर सकता है क्या? सोच के बताओ, करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखनी है पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एजोला है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है, ये क्या नहीं करता बेटा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है। अब सर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता तो फिर इसका यूज क्यों करते हैं? इसका काम क्या है? तो इसके काम के लिए याद रखना बेटा, ये क्या करता है? हमारी सॉइल में क्या ऐड करता है? ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है। किसको ऐड करता है बेटा? ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ है उसको ऐड करने का काम करता है। ठीक है। तो यहां से हमारे पास दो अच्छे फायदे हमें मिल जाते हैं। कौन से? कि हमारा जो बीजीए या साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है बेटा? ठीक है। और हमारा जो एजोला है वो क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है। ठीक है। तो दोनों चीजें हमें मिल गई ना, नाइट्रोजन का स्तरीकरण भी हो रहा है और उसके साथ साथ क्या मिल रहा है? कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है। तो हमारे लिए तो डबल फायदे वाली बात हो गई। इसीलिए हम जब इसकी बात करते हैं कि ये कौन सी फसल के अंदर उपयोग किया जाएगा, कौन सी क्रॉप में इसका यूज किया जाता है, तो हमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ये क्या है बेटा? जलीय पादप है। क्या है ये? एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है। एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पादप है, तो ये ऐसी फसल में रहेगा जहां पर हम क्या करते हैं? पानी भर के रखते हैं, जहां पर जल की उपलब्धता अधिक है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप खुद ही बता दीजिए ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें पानी भरा हुआ रहना चाहिए? तो वो हमारी कौन सी फसल है बेटा? हमारी राइस कह सकते हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं? पैडी कह सकते हैं, या उसी को क्या कह सकते हैं? धान, या इसी को क्या कह सकते हैं? चावल कह सकते हैं। ठीक है। एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा शब्द आता है वो क्या आता है? धान या फिर पैडी आता है। क्या आता है बेटा? धान या फिर पैडी। क्वेश्चन पूछा जाता है धान की फसल में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? हमारा बीजीए होगा या फिर क्या होगा? अजोला होगा। ठीक है। तीसरी हमने अभी बात करी थी किसकी? एजोस्पिरुलम की बात करी ना। पिछले स्लाइड पर वापस जाकर देखें तो हमने अभी लिखा था इसके अंदर बेटा कि हम यहाँ पर एजोस्पिरुलम का भी उपयोग करते हैं। किसके अंदर करते हैं बेटा? धान के अंदर करते हैं। ठीक है, यही चीज पढ़ी। तो अब हमें यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया कि सर हमारे पास 3 जैव उर्वरक हैं, कौन कौन से? एक तो हमारे पास कौन सा आ गया? BGA आ गया। कौन सा आ गया बेटा? दूसरा जो है वो कौन सा आ गया? एजोला आ गया। कौन सा आ गया? एजोला। तीसरी बात करें तो कौन सा आ गया? एजोस्पिरुलम आ गया। कौन सा आ गया? एजोस्पिरुलम। और चौथी बात करें तो हम यहाँ पर ऑप्शन देने के लिए रख सकते हैं किसको? एजेटोबैक्टर को रख लें। किसको रखें बेटा? एजेटोबैक्टर। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही तैयार हो गया है ना। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आप जब बात करेंगे किसकी? हमारे जैव उर्वरक की, किसके अंदर बेटा? हमारे धान के अंदर। तब आपको अगर ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो क्या करोगे? ठीक है। तो अब बताओ बेटा, बीजीए जो है ये भी है ऑप्शन, एजोला भी है, एजोस्पिरुलम भी है, एजेटोबैक्टर भी है, 4 है। तो इनमें से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन कर रहा है? क्या एजोला कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या नहीं कर रहा? एक बात बताओ, क्या एजेटोबैक्टर का यूज करते हैं? क्या नहीं करते? ठीक है। एजोस्पिरुलम का यूज हम करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। पर उससे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है बेटा? बीजीए या फिर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? ब्लू ग्रीन एल्गी जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारी धान की फसल में हमारे राइस की जो क्रॉप है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जैव उर्वरक कौन सा होगा? बीजीए होगा। ठीक है। फिर बात करें सर कि अगर बीजीए नहीं दिया
उन्होंने एजोला, एजोस्पिरुलम, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम दे दिया, तब क्या करेंगे? कौन सा करना पड़ेगा बेटा? तब हमें याद रखना है, क्या करना है? एजोला करना है। इसको हमें सेकंड प्रेफरेंस देना है, इसको हमें क्या देना है? फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा हमारे एग्जाम के लिए। क्लियर है चीज? अब समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, एक चीज और आती है कि सर जब हम यूज करेंगे किसका? बीजीए का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो उस समय पर हमें कितना बीजीए यूज करना पड़ेगा, है ना? चावल की जो क्रॉप है उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा जो बीजीए है उसकी डोज हमें क्या लेनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं उसकी मात्रा जो है वो कितनी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें याद रखना बेटा कितना चाहिए होता है? 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर के लिए कितना काफ़ी है? केवल 10 किलोग्राम काफ़ी है। आप चावल की फसल में 10 किलोग्राम बीजीए से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? आपकी खेती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि सर बीजीए की बात नहीं करें, हम किसकी बात करेंगे? एजोला की बात करेंगे। किसकी करेंगे? एजोला की। तो एजोला के लिए डोज कितनी ली जानी चाहिए वो बताएं। तो इसकी डोज जो है बेटा वो कितनी लेते हैं हम? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी लेते हैं? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर के अंदर हमको लगभग 100 किलोग्राम क्या चाहिए? एजोला चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा राइजोबियम तो हमने देख लिया बेटा। राइजोबियम से हम क्या कर रहे थे? बीजोपचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बीजोपचार। तो राइजोबियम के लिए हमने बात करी कितना चाहिए होता है? 200 ग्राम पर 10 kg, या फिर इसको सिंपल कर ले तो 20 ग्राम प्रति किलो बीज उपयोग करना है। और यही सेम चीज जो है वो हमें एजोस्पिरुलम और एजेटोबैक्टर के लिए याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे राइजोबियम के साथ साथ चौथे और पांचवें नंबर पर कौन आया बेटा? एक तो आ गया एजेटोबैक्टर, ठीक है, और एक कौन आया? एजोस्पिरुलम। कौन सा आ गया बेटा? एजोस्पिरुलम। ठीक है, इन दोनों के लिए भी हमें कितनी याद रखनी है? सेम, जो हमारी 20 ग्राम प्रति किलो बीज है वो डोज जो है वो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये डोजेज जो है ये थोड़ी सी हमारे लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इसको एक बार लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। और फिर एक क्वेश्चन जो और बन सकता है इस टॉपिक से, वो क्या कहता है कि अगर आप यूज करते हैं किसका? बीजीए का। किसका यूज करते हैं? बीजीए का। तो एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में, एक हेक्टेयर एरिया में इससे कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं, हो सकता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत कम हो सकता है ना, और उसकी वजह से हमें अलग से नाइट्रोजन ऐड करना पड़े, देना पड़े, ये भी जरूरत पड़ सकती है। तो इससे हमें याद रखना है बेटा, एक हेक्टेयर की अगर क्रॉप है और आप उसमें 10 किलोग्राम क्या यूज करते हो? बीजीए करते हो। कितना करते हो बेटा? 10 किलोग्राम बीजी यूज करते हो एक हेक्टेयर में, तो उससे लगभग कितना होता है? 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कितना फिक्सेशन होता है बेटा? 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, ये हमारे लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन इस टॉपिक से लास्ट बनता है। ओके, समझ में आ गई बात? सिंपल सी। डोजेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, बीजीए की अच्छे से याद रखना। डोज जो है वो पूछी हुई नहीं है, हो सकता है कि हमारे जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमसे पूछ लिए जाए, आज तक जो है बहुत मुश्किल से कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखें। आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है किसका? ICAR का और BHU का, वो धीरे धीरे अब बदल रहा है। ओके, आपको इतने सिंपल से क्वेश्चन नहीं देता कि सर ये जो हमारे चीज़ें हैं इन चीज़ों को हम क्या करते हैं कि सिंपली याद रख लेते हैं कि बीजीए का 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारा जो डोज है वो है। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता बीजीए का डोज कितना है, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 50 किलोग्राम। अब क्या कहता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, और आपको 4 चीजें जो है वो 4 चीजें दे देगा, तो आपको चारों चीजों को पढ़ना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, और फिर जाकर आपको उसका आंसर जो है वो देना पड़ता है। तो हमारे लिए थोड़ा टफ काम हो गया ना,
है ना। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये सारी चीजें हमें याद हो, अच्छे से पता हो, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तब जाकर वो क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। अगर ऐसा नहीं होंगे तो ये क्या होगा, हमारे लिए नुकसान कर सकती है चीजें, ठीक है। कहते भी हैं कि अधूरी नॉलेज या फिर हमारा जो अधूरा ज्ञान है वो कैसा होता है, हानिकारक होता है। कैसा होता है बेटा, हानिकारक। तो हमें तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हम कभी भी इन चीजों के अंदर कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो चलिए हमने कंप्लीट कर लिए कौन से, हमारे नाइट्रोजन के जैव उर्वरक, जिससे क्या हो रहा था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा था, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं बेटा वो किसके हैं, हमारे फास्फोरस के बायो फर्टिलाइजर। किसके बारे में बात करेंगे, फास्फोरस के बायो फर्टिलाइजर्स के लिए बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने पिछली बार भी बात करी थी, हमने समझा था कि हमारा नाइट्रोजन तो फिक्स होता है, उसको फिक्स किया जाता है। फास्फोरस पहले ही सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या करने की जरूरत है, घुलनशील अवस्था में लाने की जरूरत है। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है वो समझ ले, 2 लाइनें जो वो याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा, कि ऐसा पोषक तत्व जो क्या होता है बेटा, मृदा में अचलित होता है। कैसा होता है बेटा, मृदा के अंदर तो कैसा है, अचलित है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ये पौधे के लिए, तो पौधे में कैसा होता है, अधिक चलित होता है। कैसा होता है बेटा, अधिक चलित होता है। मतलब हमारे पौधे के अंदर आराम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन सॉइल के अंदर जिस जगह गिर गया वो वहां से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको कहें बेटा तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्लांट न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ऐसा न्यूट्रिएंट जो कैसा होता है बेटा, सॉइल में तो कैसा होता है, इमोबाइल होता है। कैसा होता है, इमोबाइल, मतलब उसके पास मोबाइल नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता। लेकिन अगर बात करेंगे प्लांट की, तो प्लांट के अंदर कैसा होता है बेटा, मोबाइल होता है। कैसा होता है, मोबाइल, मतलब प्लांट में वो संपर्क कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, तो उसके लिए हम याद रखेंगे कौन सा है बेटा, फास्फोरस है। कौन सा है, फास्फोरस, ओके। इसीलिए हम बात करें जब हमारे मृदा की, हमारे सॉइल की, तो हमारे जो डेफिशिएंसी है या जो कमी है फास्फोरस की, वो बहुत जल्दी हमें दिख जाती है, ठीक है, पौधे के अंदर हमको पता लग जाती है। बात करें फास्फोरस की जो डेफिशिएंसी या कमी है वो हमें कैसे पता लगती है, तो ध्यान रखना, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी लीव्स है, ठीक है, उन लीव्स के ऊपर क्या आता है, पर्पल कलर आता है। कैसा कलर आता है, पर्पल कलर। पर्पल का मतलब क्या है, बैंगनी रंग। कैसा रंग है बेटा, बैंगनी रंग है, ठीक है। तो ये जो बैंगनी रंग हमें दिख रहा है, एक डायग्राम बनाकर ही हम देख लें, यहाँ पर समझ ले, ये मान ली हमारी क्या है, पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती पर जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे बैंगनी रंग की, तो किस तरह से होता है बेटा, ये जो पत्तियां हैं इसके जो किनारे हैं, बिल्कुल साइड्स जो हैं, इन साइड्स पर क्या होता है, बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं। ये साइड से कैसा होता है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, फास्फोरस की कमी की वजह से। किसकी वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए पुराना हो गया, सबको याद हो गया कि फास्फोरस की कमी से क्या होता है, बैंगनी रंग होगा, सब जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एग्जामिनर ने हमें थोड़ा और घुमा दिया, उसने कह दिया कि ये जो बैंगनी रंग बन रहा है, पर्पल कलर बन रहा है, ये किस कारण से बन रहा है, ऐसी क्या चीज हो रही है जिससे पत्तियां जो है वो ग्रीन से कैसी हो रही है बेटा, पर्पल हो रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, बैंगन आपने देखा है, पढ़ा भी होगा, बैंगन के अंदर बैंगनी रंग जो है, बैंगन का नाम ही किससे है, बैंगनी रंग से है ना। तो उसके अंदर जो बैंगनी रंग है वो किसके कारण है, सोच के बताओ, पढ़ा हुआ है तो आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताएं। इसका कारण क्या है बेटा, एंथोसाइनिन। क्या कारण है, एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन जो हमारा पिगमेंट है, उस पिगमेंट के बनने की वजह से इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा हुआ है बेटा कि फास्फोरस की जब कमी होती है तो बैंगनी रंग किसके कारण आता है, तो क्या करना है,
एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है वो बनता है, उसके कारण क्या होता है बेटा, ये जो कलर है हमें दिखता है। दूसरी हम बात करें बेटा इसकी कमी जो है, उसके लक्षण जो है, वो लक्षण जो है वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, जगह हमें याद रखनी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जगह की बात करें बेटा तो कौन सी जगह पर दिखते हैं बेटा, हमारी निचली पत्तियों पर। किस पर दिखते हैं बेटा, या फिर हम कह सकते हैं पुरानी पत्तियों पर। किस पर, पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, तो निचली का मतलब क्या है बेटा, लोअर लीव्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं ओल्डर लीव्स। ठीक है, तो हमारी जो ओल्डर लीव्स हैं उसके ऊपर इसकी कमी के लक्षण दिखते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पौधे के अंदर चलित है या मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी के लक्षण कहाँ दिखते हैं बेटा, निचली पत्तियों पर दिखते हैं, लोअर लीव्स पर दिखते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जो है उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ पर होती है। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहे समझ सकते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा। एक बात बताओ, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता लगता है कि रास्ते में कहीं पर हेमा मालिनी या फिर ऐश्वर्या राय आई है। कौन आई है, ऐश्वर्या राय। तो आप कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे या फिर वहां देखने जाएंगे, घर जाओगे। इतने सीधे तो नहीं लगते मुझे। कहाँ जाएंगे हम, ह्यूमन टेंडेंसी है, पता लगती है अरे हीरोइन आई है, दीपिका पादुकोण है, कहाँ जाना है, वहां देखने जाएंगे। तो आपकी जरूरत कहां पर है, पहले घर पे है क्या, नहीं है, अभी कहां पर है, जहां पर वो हीरो हीरोइन आए हैं वहां पर जरूरत है। तो आप पहले कहां जाओगे, वहां पर जाओगे। यही बात हुई। ठीक है, वो कब है बेटा, जब आपके पास कोई गाड़ी है। ठीक है, क्योंकि वो जगह कितनी है, 10 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी होगी तभी जा पाओगे। कोई कह दे कि वहां पर आए हैं, कोई साधन नहीं है जाने का, पैदल जाना है, 2 गली छोड़ के घर है और 10 किलोमीटर दूर जो है वो हीरो हीरोइन कोई आए हुए हैं, तो आप फिर कहाँ जाओगे, पैदल हो तो तब तो घर ही जाना पड़ेगा। हम कैसे 10 किलोमीटर जाएंगे सर। तो यही कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो हमें किसके अंदर लगाना है, हमारे प्लांट के अंदर लगाना होता है। किस तरह से कि अगर हमारा जो प्लांट न्यूट्रिएंट है, हमारा जो पोषक तत्व है, वो पौधे में अगर चल सकता है, क्या कर सकता है बेटा, चल सकता है, तो उसकी जरूरत जहां पर है वो वहां पहुंच जाएगा ना, यही होगा। और अगर वो नहीं चल सकता, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो वो जिस जगह उसकी जरूरत है वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। सिंपल सी चीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का और आंसर दो कि हमारे जो पौधे हैं, उन पौधों में सबसे ज्यादा जरूरत या सबसे ज्यादा जरूरी जो जगह होती है वो हमारी पुरानी पत्तियां हैं या पौधे का शीर्ष भाग है। सोच के बताओ जरा सा। पुरानी पत्तियां तो पुरानी हो गई, अब उनका क्या काम है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उनको अपने जीवन काल में जितना फोटोसिंथेसिस करना था कर चुकी, अब उनका काम नहीं है। अब तो क्या करना है, पौधे को बढ़ना है, तो किसका काम आएगा, शीर्ष भाग का, टॉप पार्ट का। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है जो पौधे के अंदर चल सकते हैं, वो कहां से कहां चले जाएंगे, पुरानी पत्तियों से शीर्ष भाग पर चले गए, तो उसकी कमी के लक्षण कहां दिखेंगे, नीचे वाली पत्तियों पर, लोअर लीव्स पर। यही हमने बात करी। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर वो हमारे पौधे के अंदर नहीं चल सकते तो वो कहां रह जाएंगे, पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, पौधे की बात कर रहे हैं, तो पौधे में अगर नहीं चल सकते तो कहां रह गए, पुरानी पत्तियों में। तो उसकी कमी के लक्षण कहां दिखेंगे, ऊपर दिखेंगे। इसीलिए जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, एक तो है हमारा कैल्शियम, कौन सा है, कैल्शियम है। ठीक है, और एक हमारे पास कौन है, बोरोन है। कौन है बेटा, बोरोन। ये पौधे में कैसे होते हैं, अचलित होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इमोबाइल है। तो इनकी कमी के लक्षण कहां पर दिखते हैं, शीर्ष भाग पर सबसे ऊपर दिखते हैं, क्योंकि ये वहां नहीं जा सकते बेचारे, है ना। लेकिन अगर बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये सारे पौधे में चल सकते हैं। सॉरी, मैंगनीज क्या, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो NPK, Mg और MO ये पौधे के अंदर आसानी से चल फिर सकते हैं, तो इसीलिए इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखते हैं, निचली पत्तियों पर या लोअर लीव्स के अंदर होते हैं। क्लियर है चीज। इस कॉन्सेप्ट से हम समझ गए बहुत सारी अच्छी चीजें जो है हमारी जैव उर्वरक के अलावा भी हमने समझ ली। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके, फास्फोरस के जैव उर्वरक के बारे में। ठीक है, फास्फोरस के जो हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
इनके अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन है, बैक्टीरिया है। कौन है बेटा, बैक्टीरिया। और दूसरे जो है हमारे पास बेटा वो कौन है, इसके अंदर हमारी फंजाई, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको, कवक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कवक। ठीक है, अब हम बात कर लें बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, पिछली बार हमने बात करी थी बेटा, नाम बताओ। एक तो कौन सा था, सूडोमोनास। कौन सा था, सूडोमोनास। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बेटा तो कौन सा था, एक था हमारे पास क्लेवीबैक्टर। कौन सा था, क्लेवीबैक्टर। ओ सॉरी, ओके। तो एक तो कौन सा हो गया, सूडोमोनास, और एक कौन सा है, क्लेवीबैक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से फास्फोरस का जैव उर्वरक है, याद क्या रखना है, कौन सा आएगा, सूडोमोनास। ठीक है, जो क्या है, एक जीवाणु है, इतना सा हमें याद रखना है, इसके अलावा कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए वो किससे आएगा बेटा, फंजाई या कवक से आता है। ठीक है, जब हम फंजाई की बात करते हैं, कवक की, तो एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाम। ओके, सबसे पहली चीज, वाम का फुल फॉर्म हमें याद रखना है। क्या मतलब है इसका, वेसिकुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ओके, इसका फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वाम जो है वो यहां से लिया हुआ है, वेसिकुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा से। और आपको एग्जाम के लिए इसको इसी तरह ही याद करना है, इंग्लिश में ही, हिंदी में मत करना, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता है, बहुत अच्छे से तुम्हें क्या करता है, जानता है कि ये बच्चा जो है वो हिंदी मीडियम का है, हिंदी में पढ़ के आएगा, और वो क्या चालाकी करता है, ऑप्शन इंग्लिश में दे देता है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि अरे सर हमें तो इंग्लिश में आता ही नहीं है, हम क्या करें। तो इसके लिए एक चीज याद रख लेना, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो फुल फॉर्म है, एटलीस्ट फुल फॉर्म किसी चीज के, वो इंग्लिश में ही याद रखने हैं। उनको हिंदी में याद रखोगे तो बहुत बार नुकसान हो जाता है। एक बार पूछ लिया एनपीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, हमने पढ़ लिया ना। हमारे कपास के जो कीट पड़े उसके अंदर हेलिकोवर्पा में, कि उसके नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। तो उन्होंने एनपीवी का फुल फॉर्म पूछा और हिंदी में ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, एक बार बीजीए का फुल फॉर्म पूछ लिया और हिंदी में ऑप्शन ही नहीं दिया, तब क्या करोगे। तो उस दिन के लिए, उस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपके जो टर्म्स हैं, आपकी जो फुल फॉर्म है, वो आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है, हिंदी में याद मत करना। और अगर ये दिक्कत आती है कि सर ये जो हमारे क्वेश्चन है इनको हम इंग्लिश में याद कैसे करें, हमें तो समझ में ही नहीं आता, तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना सा करना कि आप उस चीज को एक पेज पे लिख लो। करना कुछ नहीं है, सुबह शाम उठते सोते समय क्या करना है, उस पेज को एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, आप अगर 4 से 5 बार उसको देख लोगे, आप उसको कभी खुद भी नहीं भूल पाओगे, और अपने जो पड़ोसी हैं उनको और ऊपर से समझा दोगे कि इसका मतलब ये होता है, तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि इंग्लिश कैसे याद होगी, कुछ नहीं करना है, हमें बस अपना जो दृढ़ निश्चय है उसको टूटने नहीं देना, आराम से बस उसको पढ़ते चले जाना है। एक बार याद नहीं होता कोई बात नहीं, 2 बार याद कर लेंगे, फिर नहीं हुआ 10 बार याद कर लेंगे, कभी तो याद होगा। और अभी तो आपके एग्जाम में 6 महीने बाकी है, कितने, 6 महीने बाकी है। 6 महीने में 6000 बार पढ़ो तुम, आराम से याद होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, एक अच्छी चीज है, इसको याद रखना। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है बेटा, वाम है, इसके अंदर ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने किसकी बात करी बेटा, माइकोराइजा की बात करी। किसकी बात करी, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन आते हैं उसको हम देख ले। तो हमारा कॉन्सेप्ट किसका है बेटा, माइकोराइजा का। किसका है बेटा, माइकोराइजा। और माइकोराइजा को जब हम देखते हैं, जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो माइकोराइजा जो है वो किसका उदाहरण है बेटा, सहजीवन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सहजीवन।
का उदाहरण, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सिम्बायोसिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, सिम्बायोसिस कह सकते हैं। सिम्बायोसिस का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास होता है, ठीक है। और सिम्बायोसिस हमने कल ही समझा था कि सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, दो जीवों का साथ रहना। किसका रहना बेटा, दो जीवों का साथ रहना, ठीक है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाकर। तो यहां पर भी कोई दो जीव तो होंगे ना, तो दो जीवों की बात कर ले तो एक जीव जो है बेटा वो कौन है कौन है, कवक या फिर फंजाई है, ठीक है। दूसरा जो जीव हमारे पास है बेटा वो कौन सा है, उच्च पादपों की जड़ें। किसकी बेटा, उच्च पादपों की जड़ें, ओके। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइजोबियम जो है इसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं, तो क्या याद रखना है, एक तो है फंजाई और एक क्या है हमारे रूट्स हायर प्लांट्स की, मतलब उच्च पादपों की जड़ें हैं। इन दोनों के बीच का क्या है, ये सहजीवन है। क्या है बेटा, सहजीवन। अब एक डायग्राम बना ले ताकि अच्छे से समझ ले। मान लिया ये क्या है, हमारा पौधा है, ठीक है। इस पौधे के अंदर हम बात कर ले, ये क्या हो गई, हमारी जड़ें हो गई, ठीक है, रूट्स हो गई। इन रूट्स के अंदर हम बात करें तो ये तो केवल रूट्स हुई हमारी जड़ें, इसके ऊपर हमने क्या बना दी बेटा, फंजाई या फिर कवक बना दी। क्या बना दी, फंजाई या कवक बना दी, ठीक है। अब ये जो कवक है वो जब इसके ऊपर रहेगी तो इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा, पोषण तो चाहिए होगा ना, ठीक है, क्योंकि फंजाई के अंदर क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है, तो अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। तो इस वजह से ये फंजाई क्या करती है, इन जड़ों के अंदर जो छोटे छोटे रंध्र उपस्थित हैं उन रंध्रों के अंदर क्या करती है, अपने छोटे छोटे हाउस्टोरिया या फिर जो धागे नुमा संरचना है उसको पौधे के अंदर ले जाती है, ठीक है, और इसके अंदर ले जाकर फिर वहां से अपना पोषण ले लेती है, ठीक है। अब ये बुरी चीज है क्या, बिल्कुल है, पोषण ले रही है, ठीक है। तो फिर ये पौधा कहता है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो, ठीक है, तो मुझे भी कुछ फायदा तो कम से कम दो। तो फंजाई कहती है कि घबराओ मत, मैं तुमसे क्या ले रही हूं, पोषण ले रही हूं। तो इस चीज के लिए याद रखना कि ये जो हमारी रूट्स है हायर प्लांट्स की, ये क्या करती है बेटा, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और पोषण जो है वो पौधे में जो भोजन है वो दे देती है, ठीक है। अब पौधे के अंदर भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है, जल्दी से बता दो, पता है तुम्हें किस रूप में रहता है बेटा, स्टार्च के रूप में रहता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो हमारी जो जड़ें हैं वो तो क्या देती है, स्टार्च दे देती है। फंजाई क्या करती है, वो कहती है कि मैं अपने एंजाइम जो है, जो उसके अपघटन करने के एंजाइम है उसको मृदा में बाहर छोड़ती है, ठीक है। तो मृदा में जितने भी पोषक तत्व आसपास उपलब्ध हैं उन सभी को वो घुलनशील अवस्था में ले आएगी और फिर उसका अवशोषण कर लेती है, ठीक है। तो अब बात बताओ कि जब ये बाहर मृदा की बात करते हैं तो मृदा में जो सबसे ज्यादा अचलित पोषक तत्व है वो कौन सा है, फास्फोरस है। कौन सा है, हम जानते हैं, अभी बात करी हमने कि फास्फोरस मृदा में अचलित है। तो ये क्या करती है, फंजाई उसको घुलनशील अवस्था में ले आती है। किस रूप में, घुलनशील अवस्था में ले आती है। तो ये हमारी जो कवक है बेटा ये क्या करती है, फास्फोरस का गुलन करती है। क्या करती है, फास्फोरस का गुलन करती है। इसके साथ साथ एक काम फ्री में और कर देती है कि अगर यहाँ आसपास कहीं पानी उपलब्ध है, जल है, तो ये जल का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, क्योंकि इसका शरीर कैसा है, स्पंज नुमा है। कैसा है, स्पंज नुमा। तो ये जल का अवशोषण करती है और ये क्या करती है, पौधे को जल भी प्रदान करती है। क्या प्रदान करेगी बेटा, जल भी प्रदान करेगी। तो दो चीजें इसने पौधे को दी, एक तो जल और एक क्या दिया, फास्फोरस। तो पौधे को फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर पौधा भी कहता है मुझे इतना फायदा दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें क्या दे देता हूं, तुम्हारा स्टार्च या फिर जो भोजन है वो तुम्हें दे देता हूं। तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, पहुंचाया बेटा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये किसका उदाहरण है, सहजीवन का या सिम्बायोसिस का उदाहरण होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट रहा नहीं। चलिए एक लास्ट चीज जो है वो इसके लिए हमें याद रखनी है एग्जाम के लिए, कि ये जो हमारी माइकोराइजा है, ठीक है, उसका उदाहरण हमारे पास क्या है।
वाम का उदाहरण क्या है, तो हमें इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, सिंपल सा, ठीक है। हमारी जो कवक है वो कौन सी है, ग्लोमस कवक। कौन सी कवक है, ग्लोमस कवक है या ग्लोमस फंजाई है, ठीक है। ये किसके साथ रहती है बेटा, जो यूकेलिप्टस है, कौन है, यूकेलिप्टस की जड़ें, या फिर यूकेलिप्टस को हम क्या कहते हैं, सफेदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सफेदा। सफेदे के पेड़ देखे, बहुत लंबे लंबे से, बिल्कुल पतले पतले से, जिनकी पत्तियां भी लंबी होती है, देखी हुई है, और उनसे एक अच्छी सी खुशबू आती है, ठीक है। तो सफेदे के जो पेड़ हैं उनके साथ कौन रहती है, ग्लोमस कवक या ग्लोमस फंजाई रहती है। और ये ग्लोमस फंजाई उसे क्या दे रही है, फास्फोरस और जल। और ये जो यूकेलिप्टस है वो फंजाई को क्या दे रहा है, स्टार्च दे रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है बेटा, वो याद रखना कि ये जो हमारी वाम है, कौन है बेटा, वाम, वेसिकुलर एरबेस्कुलर माइकोराइजा जिसको हमने कहा है, ये माइकोराइजा हमें दो पोषक तत्व देती है। एक तो कौन सा है, फास्फोरस। कौन सा है बेटा, फास्फोरस। और अगर फास्फोरस नहीं दिया गलती से भी आपको ऑप्शन में, तो क्या कर देना, फिर जिंक कर देना। क्या कर देना बेटा, जिंक। तो ये हमें दो पोषक तत्व जो है वो प्रदान करती है, एक तो है फास्फोरस और एक कौन सा है, जिंक है। मेनली कौन सा देगी, फास्फोरस। और अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है, जिंक करना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। जो आपका जैव उर्वरक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारा सहजीवन समझ लिया, उसके साथ साथ पोषक तत्वों की कमी कैसे होती है पौधे में वो भी समझ लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि आप सब बच्चों के साथ आपके आंसर्स जो हैं उनके साथ पढ़ाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं सोचता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर वापस मिलेंगे हम नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। कोई एक अच्छा सा टॉपिक जो है आपके एग्जाम में आ सकता हो, इंपॉर्टेंट हो, उसके साथ वापस मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।